इस फील्ड को ना वो मायूब समझा जाता था, बुरा समझा जाता था। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस काम को तस्लीम ही नहीं किया गया। अरूज मुझे नहीं चाहिए, मैं मियाना रवि की ज़िंदगी चाहता हूँ। मुल्तान में थिएटर किया करता था, तो मुल्तान में तो ड्रामे के पैसे नहीं मिलते थे, वो 4-5 टिकटें दे देते थे, खुद ही बेच लो। ये चीज़ें ना इंसान की तरक्की का बायस बनती हैं। ज़िंदगी में और भी बड़े नशीब फराज आए। नूर जहाँ के गानों से पहले डायलॉग जो होते थे, मैं वो लिखता था और बोल के भी मैं ही आता था, वो गानों का लिंक। जिंद तेरे नाम ढोला दूर ना जावे ना तरसावे। अब कहीं जाके वो हुआ है कि सब कुछ के हर चीज़ के अब पैसे मिलते हैं। अच्छे अच्छे चैनल्स पे भी काम कर रहे हैं, पीटीवी पे भी काम कर रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट हमारा हंसते मुस्कुराते और खुशियों से भरा हुआ होगा। आप भी रेडी हो जाए, क्योंकि मैं तो फुली रेडी हूँ कि ये पॉडकास्ट कैसा जाने वाला है, और बड़ी एक्साइटेड भी हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा हंसती हूँ। तो मेरे ख्याल से आज जो है वो मेरी 32 के 32 दांत जो है वो आपको मुकम्मल तौर पर पूरे पॉडकास्ट में नजर आने वाले हैं। एंड होपफुली आपकी भी 32 बाहर ही होगी। थोड़ा सा आप गेस कर चुके होंगे कि हमारा आज का पॉडकास्ट कैसे जाने वाला है। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बच्चा बड़ा बूढ़ा ऐसा है जो उनको नहीं जानता होगा। डेफिनेटली एक ऐसा नाम है, एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनको सब जानते हैं। उन्होंने रेडियो पे काम किया हुआ है, स्टेज पे काम किया हुआ है, स्टेज ड्रामास में काम किया हुआ है, फिल्म में काम किया हुआ है, इवन टीवी पे भी काम किया। मतलब कोई जगह ऐसी बची नहीं है उनसे जहाँ पे उन्होंने काम ना किया हो। थोड़ा सा गेस करें, सोचे कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको आप बचपन से देखते आ रहे हैं। मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ। करें गेस? नहीं हुआ? हो गया होगा। मोस्टली लोगों से हो गया होगा गेस कि कौन हमारे साथ आज मौजूद हैं। और जी, कॉमेडी का एक बहुत बड़ा नाम नवाज अंजुम साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच रोशना। तो सबसे पहले तो मैं सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट के जितने भी लिसनर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सॉल्ट रेंज जो है ये आपकी रेंज के अंदर है। तो प्लीज़ जो चीज़ आप देखना चाहते हैं वो आपको सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट में मिलेगा। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब कीजिए बात। बिल्कुल, सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट तो आपकी रेंज में है, लेकिन आज जो हमारी गपशप होने वाली है और जितनी एंटरटेनमेंट आज होने वाली है वो रेंज में नहीं होगी। नहीं, मैं भी आपकी रेंज में हूं। कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, आज आप अच्छा, ज़्यादा क्यों हंस रही हैं? कोई फॉल्ट है या राज खान दिया मस्ती है? इतना ही हंसती हूँ, बल्कि इससे ज्यादा हंसती हूँ। अच्छा, डॉक्टर को आपको ये भी नहीं कहना पड़ता होगा दांतों वाले को मुंह खोले, वो उन्हें पता है यार ये दाढ़ खराब है ताकि। बिल्कुल। सारे नजर आ रहे थे। अच्छी बात नहीं, हंसते नहीं है तो सही, लेकिन वो आपको तो कोई फौतगी पे भी नहीं बुला सकता, कसम से। ये मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। साडा बंदा मर गया संडे ही। ये मेरे साथ हुआ है। पिछले दिनों मैं एक जगह पे गई हूँ और वहाँ पे मेरी कुछ दोस्तें मिल गई। आपको पता है, दोस्त मिल जाए तो बड़ा शुगल मस्ती वगैरह होती है। उनके साथ मैंने मजाक करने शुरू किया। उन्होंने कहा, अल्लाह का वास्ता है, हमारे तो करीबी रिश्तेदार हैं, हम नहीं हंस सकते, तुम हमें हंसाती जा रही हो। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि तुसी तो मुर्दे नु वेख के कहोगे रूप ही नहीं छोड़ो। बंदा कहेगा लो जी कमाल कर, ਅਸੀਂ आले दुआले इतनी बर्फ लाती तो तुसी ना सारा काम ही बर्फ करता। गुस्से में नहीं हंसती मैं। अच्छा, शदीद गुस्सा आया फिर नहीं हंसती। अच्छा, या पेमेंट मर जाए तो? हाँ, पेमेंट मर जाए तो कौन हंस सकता है? वाह जी रोशना। नहीं, वैसे मैं पेमेंट भी हंस के निकलवा लेती हूँ। क्यों रखा? लोड शेडिंग की वजह से? हाँ, बहुत बिजली जाती है तो उन्होंने कहा रोशनी फैलाने वाली कोई एक तो होनी चाहिए। बाबर ने तो हर आदमी आपको कहेगा कि साढ़े हाल तो चक्कर लाओ, जरा साढ़े कार तो चक्कर लाओ। ऐसा रहते रहना, साढ़े बच्चे ने पढ़ना। क्या पता बच्चे डर जाएं। अच्छा, हॉरर भी आप? बहुत खौफनाक हूँ। वाह, क्या बात है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। वाह। अरे मैं भी खौफनाक हूँ। मैं तो एक दिन है ना सदका फेंकने गया तो एक चुड़ैल कहने लगी, भाई आपस से लेन देन नहीं होता। आपने कहना था डील कर लेते हैं। नहीं, एक दिन मैं और बोर्ड दे दरख्त तो लग गया ना, तो चुड़ैल कहने लगी भाई पर लांगे साढ़े बच्चे डरते नहीं। अच्छा, ये आपने कहा मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। हाँ। तो यानी कि बचपन से 55 तक आप मुझे देखती आ रही हैं? नहीं, मैं इतनी पुरानी थोड़ी ना। अच्छा, इतनी भी पुरानी नहीं। अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह। मुझे जो भी मिलता है वो नहीं सफेद दाढ़ियाँ हो गई तो कहते हैं हम बचपन से आपको देखते आ रहे हैं। बस नो डाउट, ये हकीकत मीरा जी वाली उम्र है सबकी। ऑफ कोर्स। सर, बताइएगा कहानी का आगाज कहाँ से हुआ, कैसे इंडस्ट्री में आए आप? ये
मेरी पैदाइश तो 1963 की है, 1963 की। मैं मुल्तान में पैदा हुआ और हमारा काम था तेल इतर का। मुल्तान में दुकान थी, हमारी शॉप थी, तो काम मेरा पेंटिंग का था। मैं तस्वीरें बनाता था, तो सैनमाओं के बोर्ड बनाता था। तो मैं इतनी जमातें नहीं पढ़ा हुआ, इतना नहीं पढ़ा, तो लेकिन मैं एक रात में 2 बायोलॉजी की बुक्स बनाता होता था बगैर देखे। वो साल में एक बनती है, मैं एक रात में 2 बनाता था। आज भी मुझे वो अर्टेरियल सिस्टम, वेनी सिस्टम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, डाइजेस्टिव सिस्टम बगैर देखे हुए मैं ये सब बनाता था। और मैं पहली दफ़ा जब मैंने सुल्तान रही की फ़ोटो बनाई ना बोर्ड पर, जब सैनमाओं के बोर्ड पर, तो लिखना पड़ा, तीर का निशान भी लगाया कि ये सुल्तान रहेगी। तो वो अब तो माशाल्लाह ऐसा वो पेंटिंग और एक्टिंग दोनों ही फ़नून लतीफ़ा में शामिल हो जाती है चीज़। आपको पता है कि इस तस्वीर में मैं ये रंग भरूंगा तो ये खूबसूरत लगेगा, आपको पता है कि मैं इस किरदार में ये रंग भरूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस आगाज़ मेरा पेंटिंग से हुआ। तो वहाँ मेरी दुकान के पास मेरे उस्ताद जो हैं सैयद मोहसिन गिलानी साहब, उनका आना जाना था। तो वो हमारी दुकान के पास एक रेडी खड़ी होती थी चने चावल की, तो वो रेडियो पाकिस्तान से ना वो खाने आते थे। तो मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स देखते थे। तो मेरे अम्मी अब्बू की डेथ कोई 50 साल पहले हो गई थी, 78 में अम्मी और 81 में अब्बू की डेथ हो गई। तो उन्होंने ना जब देखा कि अंदर छोटी बहनें भी बैठी हुई हैं, उनको फीडर बना के भी दे रहा है और ये भी दुकान पे तेल भी रहा है, पेंटिंग भी कर रहा है। हालांकि तेल का काम और स्कूल चार्ट बनाना या किताब बनाना बिल्कुल अपोजिट काम है। कि एक तुक्का भी अगर तेल का अगर चार्ट पे गिर जाए या उस पर कागज पे गिर जाए तो ना उस पर कलम चलता है, ना पेंसिल चलती है, ना कुछ चलता है। कितनी मैं सफाई से ना वो काम मैं करता था। मैं आज भी मुझे कागज पेंसिल दे, मैं बगैर देखे इलामा इकबाल आपको बना के दूंगा, और बगैर देखी मैं कैद आजम, बगैर देखे टीपू सुल्तान, यानी कि इतना नॉलेज हो गया। तो फिर मुझे सैयद मोहसिन गिलानी साहब इस फील्ड में लेकर आए। तो पहला ड्रामा वैसे शौक तो था, तो 78 में किया, फिर 81 से आगाज़ किया, फिर 82 में मैंने एज ए राइटर डायरेक्टर ना छेड़ मलंगन ड्रामा मुल्तान में किया। तो मैं फिर ओमान में सईद खान साहब, रंगीला साहब, उनके साथ शो करने गया। तो मुझे 1990 में रंगीला साहब लाहौर लेकर आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा वही शहर मुल्तान नहीं, तुम यहाँ काम करो। तो जब यहाँ आया तो मैं तो एक सादा सा मोहम्मद नवाज था, तो लाहौर ने मुझे अंजुम बना दिया। अच्छा सर, जिस तरह से आप अपनी बातों में जिक्र कर रहे थे कि छोटी बहनें घर में होती थी, उनको दूध पिलाना, उनकी देखभाल करना, ख्याल रखना, और पेरेंट्स आपके आपकी कम उम्री में ही वो चले गए, तो कितना मुश्किल था? मुश्किल क्योंकि बचपन में ही अंदर दाढ़ी निकल आई कि सोच लिया था कि ज़िंदगी में कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं करना कि कल को जब मैंने बहनें ब्यानी हैं तो ये मेरा किया हुआ ये उनको सामना ना करना पड़ जाए उन बच्चों को। तो मुझे ना वो, क्योंकि छोटी बहन तो मेरी गोद में थी, उसने माँ को भी नहीं देखा, अब्बू को बस देखा था, लेकिन है ना छोटी थी बहुत। फिर उन सब की दोनों की शादियाँ की, फिर छोटा भाई था, अभी वो पीछे 2016 में उसकी डेथ हुई। तो बस ये रब मैं समझता हूँ कि ड्यूटी लगाता है, वरना भूखा तो रोशना कोई भी नहीं सोता, चाहे वो साईं है, मलंग है, पागल है। अगर रब्बे करीम ने आपको चुना है तो इसका मतलब है कि आप में कोई ऐसी रब को अदा पसंद आई है, रब ने आपको चुना है। तो हर वक्त मैं ये डरता रहता हूँ और इस्तग़फ़ार करता रहता हूँ और रब करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि मालिक तूने मुझे इस काबिल समझा कि मैं वसीला बना उनका। पता नहीं किसकी जूतियों के सदके रब करीम दे रहा है। फिर दोनों बहनों की शादियाँ की, फिर एक बहन की बेटी को बहू बना के भी लाया। तो फिर माशाल्लाह फिर भाई के जो बच्चे थे, क्योंकि उसकी 2016 में उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बच्चों को फिर मेरा मुल्तान वाला जो घर था उसके बच्चों को दे दिया, एक घर और था वो बहन को दे दिया। तो मैंने कहा वरना तो रोशना अब तो जो दौर आ गया ना नफ्सा नफ्सी का, अब तो घर में इसी की तरफ आना चाह रही थी कि हाँ। दो भाई हैं घर में, एक कहता है मैं भैन का हिस्सा भी खो लेना है, और एक कहता है मैंने बहन को भी बना के देना है। हाँ। ये भी सिम रब कोड करता है। देखो घर में होते 4-5 भाई हैं, लेकिन सबके जहन अलग होते हैं। एक बीच में फनकार निकल आता है, एक उससे नफरत करता है, एक हालांकि पल वो उसी के पैसों से रहे होते हैं, लेकिन कहते ये देखो ना हमारे यहाँ बहुत ऐसे फनकार हैं जिन्होंने खुदकुशियाँ की। वो उसकी वजह क्या कि रोशना जब वो बेचारा अपने मुंह का लुकमा भी है ना अपनी औलाद को, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को वो दे रहा होता है, तो एक वक्त आता है तो वही पेरेंट्स, वही फैमिली, वही बच्चे कह रहे होते हैं तुसी साडे लिए कीता की है। तो बंदा फिर कहता है अच्छा मैंने कुछ नहीं किया,
लो जी फिर मैंने यही किया। वो उसकी तरफ चला जाता है, डेथ की तरफ चला जाता है कि वो कहता है कि मैंने सारी ज़िंदगी अपनी गाल दी, मैंने तो अपनी ख्वाहिश ही कोई पूरी नहीं की, मैंने तो सब मार दिया। वरना हमारी फील्ड में तो यहाँ अल्लाह ताला जिसको अरूज देता है, बड़ा उस राउंड पे ले आता है, तो सबसे पहले तो वो शादी करता है। हाँ। हमारे यहाँ 4-4 शादियाँ, लोग फनकार, मैंने लोगों ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके जनाजे जो है वो खजल हुए। एक औरत उसको हॉस्पिटल में ले गई है, दूसरी औरत घर ले आई है, तीसरी औरत उसके करी नहीं, मैं तो पिंड लेके जाना है, तीसरी करी नहीं, मैं पिंडी में जहाँ जहाँ उन्होंने शादी की वो चारों तरफ ही बेचारा वो रही। लेकिन देखो नो डाउट कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन इसमें मसावात भी बरकरार रखनी है। लेकिन मसावात होती नहीं पूरी, क्योंकि आप एक बीवी में से 4 बेटियां हो जाती हैं, एक में से 4 बेटे हो जाते हैं, आपका ऐसी ध्यान है ना वो बेटों वाले की तरफ ज्यादा हो जाएगा, उसकी तरफ कम हो जाएगा, एक लग्जरी बना लिया ना, ऐसा हो जाता है। लेकिन है ना प्रॉपर, क्योंकि रंगीला साहब के मुझे लेकर वो मैंने उनकी 3 शादियां, मैं उनके तीनों घर में जाता आता था। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, मैं आज ये बात करूंगा कि मैंने रंगीला साहब को देखा, सईद खान साहब को, कि वो 3 लिफाफे बनाते थे बराबर फ्रूट के, कि कहीं कोई चीज़ ले रहे तो बराबर बैलेंस के 3 चीज़ें बनाते थे, तो तीनों घर में डिवाइड वो उसी तरह बराबर जाना है, चाहे उसमें बच्चे कम हैं या ज़्यादा हैं या वो है या, लेकिन बराबर मसावात के साथ। लेकिन ये चीज़ होती है, लेकिन अब वो हो नहीं सकता। अब तो आपके घर में 2 बच्चे हैं तो वही पल जाए तो बड़ी बात है, उनको अच्छी तरबियत हो जाए तो बड़ी बात है, वरना ये तो नहीं कि खज्जल करना है या कोई ऐसी बात है। तो बस मैंने भी अपने औलाद को यही देखा, इस फील्ड को देखते हुए, कि नहीं यार, मैंने फनकारों के बच्चों को देखा है 2-3 बजे उठते ने, फिर आए शाम को थिएटर में चले गए, इधर चले गए, खज्जल ख्वारी, पता कि बाप की तरफ से गाड़ी मिल गई, बाप की तरफ से घर मिल गया। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे जो, मेरी औलाद जो है वो पढ़े, 8 बजे उनको फिक्र हो, नहीं यार मैंने कोट टाई पहन के मैंने बैंक जाना है। मैंने किया, दोनों माशाल्लाह निजी बैंक में भी हैं और अपना काम भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। खूबसूरत बात आपने की कि अपनी औलाद को भी आपने वही नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ दिए जो आपको खुद मिले थे। अच्छा, मैं इसी तरह ना रोशना, आपकी तरह ना, मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था, तो उसने मुझे ना एक लाइव कॉल आई मुझे ना, तो वो उसने कहा कि ये फनकार जो है वो कम पुरसी के आलम में क्यों मरते हैं। तो मुझे यकीन करना, उसी टाइम मैंने उसे कहा, मैंने कहा असल में ये हमारा ये डिफ़ॉल्ट है कि जब जिसने हमारे साथ गुर्बत काटी हुई होती है ना, जब अच्छा वक्त आता है तो हम सबसे पहले उसको भूलते हैं। उसका क्या कसूर है जिसने लोगों के बर्तन धो के या कपड़े सी कर या किसी को पढ़ा कर बच्चों की परवरिश की है, तो मेरे साथ गुर्बत भी काटी है। जब अच्छा वक्त आया तो अच्छा वक्त कोई और देख रहा है, वो फिर गुर्बत काट रही है। जब उसकी हाल लगती है तो फिर बंदा बगैर दवाइयों की मरता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि आपने बहनों को पाला, फिर उसके बाद पाला मैंने नहीं, रब की ज़ात ने पाला है, मैं तो आप वसीला आप बने उनका, ठीक है। अच्छा, उसी से आगे अगर मैं बढ़ना चाहूँ तो रिश्तेदारों ने कितना हेल्प आउट किया या कितने ताने दिए कि नहीं, किस तरफ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? रोशना, रिश्तेदार तो कहते सन ए कि घर से जम पिया, इन्हें तो सारा बेड़ा ही डोब देता ही, ये काम ही खराब कर देता है, किड़े कम्मा च पै गया। क्योंकि हमारे यहाँ जो इस फील्ड को ना वो मायूब समझा जाता था, बुरा समझा जाता था। क्योंकि आज से कोई 50 साल पहले या 45 साल पहले या 30 साल पहले ये सिर्फ अनैत सेन भट्टी साहब या आलम लोहार साहब का थिएटर हुआ करता था, या गामन का थिएटर हुआ करता था, जहाँ जिसमें सांग हुआ करते थे, या कोई लड़का हीर बन गया है, लड़की मलका बन गई या बादशाह बन गई, उस तरह के ड्रामे। तो उनको लोगों ने खज्जल होते देखा कि स्टेज भी खुद लगा रहे हैं, मट्टी भी खुद ढो रहे हैं, रोटियां भी खुद पका रहे हैं बच्चों को, वो ना लोगों के ज़हन में वही सवार था। लेकिन अब तो माशाल्लाह एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आ रहे हैं माशाल्लाह, और इस फील्ड को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि लोग अब उनको अपनी शादियों में, अपने घर की यार खुशियों में बुलाना फ़ख्र महसूस करते हैं। तो इस दौर में मेरे ससुर भी सारी ज़िंदगी मुझसे नाराज़ रहे कि यार मैं अपनी बेटी कितने दे बैठा हुआ, मैं तो डूब बैठा हुआ बची, लेकिन मैं उनको ये खुशियाँ ना दिखा सका कि आज नो डाउट कि अल्लाह ने एक बड़ा नाम दिया है। जिधर भी गया हूँ अल्लाह ताला ने सारी दुनिया दिखाई है, हर एंड ऑफ द वर्ल्ड पे हाथ लगा कर आया हूँ, तो ये उनको नहीं दिखा सका। अच्छा, यहीं पे ना मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रही थी, तो कोई एक्टर थे, वो कह रहे थे कि मतलब जब आप किसी के घर जाते हैं रिश्ता लेके, तो अगर आप उनको बताते हैं कि लड़का एक्टिंग करता है या टीवी पे काम करता है, तो कहते नहीं, काम क्या करता है, मतलब इसको एज अ प्रोफेशन लिया नहीं जाता। असल में इसका कोई, जैसे हमारे यहाँ कई ऐसे फनकार अब भी हैं जो सीनियर मोस्ट हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी रह चुके हैं, लेकिन जैसे अब लगारी साहब उन्होंने शोरूम खोल लिया है फर्नीचर का। अब ऐसे जैसे अभी जैसे फरदौस जमाल साहब अल्लाह
ताला उनको ज़िंदगी दे। उनकी तबीयत ख़राब हुई तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई रसाई नहीं है। हमारे जब तक पब्लिक प्लेस पर है ना ज़्यादा इज्जत है, ज़्यादा रिस्पेक्ट है। असल में रोशना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस काम को तस्लीम ही नहीं किया गया कि ये कोई काम है। जैसे हमसाया मुल्क में लोग एकेडमीज पढ़कर आते हैं और हमारे यहाँ हमारे सीनियर्स ही हमारे लिए एकेडमी का दर्जा रखते हैं, तो हमारे लिए वही सब कुछ है। हमने उनको देख के ना सब कुछ सीखा और ये हुआ और रम के चलते चलते अल्लाह ताला वो मंजिल तक ले गया। लेकिन ना हमें जब पता है हर चीज़ का कि यार इसके आगे जब तक ये अरूज है, जवाल जब आना है, तो हमें उस अरूज के दौर में इतना कुछ तो अपना सर छुपाने की छत बना लेनी चाहिए, या कोई ऐसा बच्चों को बिजनेस करवा देना चाहिए कि अगर बाद में भी अगर वो ऐसा वक्त आए तो आप पर वो अच्छा वो ना हो। इसी तरफ आना चाहती कि देखें जितने भी पुराने एक्टर्स हैं या जितने भी पुराने आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, अगर देखें तो मोस्टली जो है जब अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में होते हैं या जब उनको कोई बीमारी लग जाती है तो बस वो गवर्नमेंट से अपील कर रहे होते हैं कि वो हमें फ़ंड करे, वो हमें कोई अच्छी फैसिलिटेशन दे, वो हमें अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे। जब इतना अरूज होता है, इतना पैसा कमाते हैं, उस वक्त क्यों नहीं सोचते कि हम इतनी सेविंग करनी? क्योंकि आजकल के एक्टर्स तो मैं कहती हूँ बड़े चालाक हैं, तेज है इस मामले में, कोई साइड बिजनेस शुरू कर लेते हैं। लाहौर में मैं वाहिद फनकारों को शायद मुझे देख के ना जो कई फनकार हैं उन जो अभी जो इस लाट के लोग हैं उन्होंने देख के घर बनाया। यार ये मुल्तान से आया, इसने घर भी बना लिया, अरब में भी बनाना चाहिए, ये भी बनाना। वरना सब लोग कहते थे यार छड्डो यार, किराए दे घर चलो, फलाना है, ये करो, बस लोग और कामों की तरफ ज़्यादा तवज्जो के। यार ये सदा अरूज रहेगा, सदा बादशाही तो अल्लाह करीम की है। आप यकीन कीजिएगा रोशना, जब मैं अल्लाह के घर गया, अल्लाह ने अकबरी हज करवाया, तो मैंने अल्लाह के घर जाके एक दुआ मांगी। मैंने कहा मालिक मुझे तंबू ना बनाना, क्योंकि तंबू तो आंधी तूफान आए फट जाते हैं। मैं किले बना के रखी जो हर तंबू की ज़रूरत रहे। अरे क्या बात। तो इसमें ना आपको अरूज मुझे नहीं चाहिए। मैं आना रवि की ज़िंदगी चाहता हूँ। मुझे अब आप कहेंगे ना रक्षा में चले, मैं चला जाऊँगा। हमें इससे बड़ा और क्या शुक्र रब का अदा करें कि जिन चीज़ों के हम नीचे आते थे, गाड़ियों के नीचे, आज रब ने वो गाड़ियाँ दे दी हैं। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं होती थी, तो रब ने वो चीज़ें नवाज दी हैं, वो घर दे दिया, औलाद अच्छी दे दी, बहुएं ऐसी दे दी कि मेरे मालिक का मैं तो फवैया अला रब्बी को मातो का ज़ीबान, रियली मैं उसका जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। बहुत खूब। सर, जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि फैमिली वालों ने शुरू में तो बड़ा तंग किया, तो ऐसा था कि बहनों को भी बड़ा तंग किया होगा? तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, देखो टीवी में काम कर रहा है या स्टेज पे काम कर रहा है, हमारी नाक कटवा दी। असल में जब मैं मुल्तान में थिएटर किया करता था तो मुल्तान में तो ड्रामे के पैसे नहीं मिलते थे, वो 4 पॉइंट टिकटें दे देते थे, खुद ही बेच लो। अच्छा। तो मैंने कहा यार, हालांकि मुल्तान में मैं जितने भी लाहौर के फनकार जाते थे, जैसे मुनव्वर सईद साहब, क़याम सलीदी साहब, सबिया खानम साहिबा, लहरी साहब, मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, ये जब मुल्तान गए हैं, खालिद अब्बास डार साहब, मस्ताना साहब, बब्बू बराल साहब, तो इनके साथ मुल्तान मैंने काम किया हुआ था। तो मेरे लिए ना इतनी ज़्यादा लाहौर में वो टेंशन ये नहीं हुई कि मुझे जानते थे लोग ऑलरेडी मुल्तान से ही कि यार हम लोग मुल्तान जब जाते थे काम करने तो ये नवाज हमारी केयर टेकिंग भी करता था और हमारे साथ काम भी करता था। अच्छा। तो आर्टिस्ट ये था। तो लेकिन लाहौर में जब मैं आया ना, मुझे तो मैं बेदामी बाग में हमारे रिलेटिव थे, तो मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने कहा नहीं हमारे रिश्तेदार तो नहीं है आप, फलाना। मैंने कहा चाहिए कोई बात नहीं। अब वही लोग आते हैं, कहते हैं आप भाईजान हम तो आपके रिश्तेदार हैं, प्लीज़ कभी आप चक्कर या घर पर प्लीज़ फ़ोटो बच्चों के। तो ये मैंने कहा यार कोई बात नहीं, देखो हर फेस करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ना इंसान की तरक्की का बायस बनती हैं। अगर आपके ज़िंदगी नीट एंड क्लीन चल रही है ना, जब आपके रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं आ रही तो आपको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी की क्या नशीब व फराज है। जब आपकी ज़िंदगी में नशीब व फराज आते हैं ना और ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। मेरा सका चाचा, मैं आज ही आप पहली दफ़ा ये बात ये करना चाह रहा हूँ कि अभी मुल्तान में मैं लाहौर में आ गया था, तो वो मेरी अम्मी ने मेरे चाचा को ना मेरा बड़ा भाई बना के पाला कि यार तुम्हारा बड़ा। मेरी माँ ने, मेरे बाप ने उसकी शादी भी की, मैं उनका सरवाला भी बना। मेरा बाप का जनाजा घर पड़ा है, तो मेरे चाचा ने ना अभी पिछले दिनों ना वो घर बेच दिया, मुल्तान वाला ना। अच्छा। तो मैंने कहा चाचा ये तो हमारा घर था। तो उसने कहा ये तुमने मुझे लिख के दिया। मैंने कहा मैंने कब लिख दिया? तो उसने एक वो कागज़ मुझे दिखाया कि जब मेरे बाप का अंदर जनाजा पड़ा तो वो जो टेंट वेंट बाहर दरिया वरियाँ बिछी, जो देग वगैरह आई, तो ये वो एक 3-4 दिन का जो प्रोसेस था सारा, जो कुलों का ये वो उसका ला के टेंट वाले का रजिस्ट्री पे साइन करवा लिए। तो मैंने उससे कहा, मैंने चाचा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने जितने का भी घर बेचा है 1 लाख रुपये मेरी बहन को एक दे दें, वो गरीब है, 1 लाख रुपये मेरे भाई को दे दे, बाकी आप सारे रख लें, मुझे
मुझे मेरी एक बहन, मैंने वहाँ वो दुबई शादी की हुई है, मैंने कहा उसको भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, तो उसने नहीं दिए। तो आप यकीन करेंगे रोशना कि अभी पिछले दिनों ना उसकी डेथ हुई है, तो उसके बच्चे कहते हैं कि वॉशरूम के लोटे से उसे पानी पिलाते थे तो वो ठीक रहता था, वरना वो कहते थे मुझे सांप डस रहे हैं। देखो यतीम और मस्कीन की वो जैसे सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज शरीफ पे जा रहे थे तो पास से एक लाइट गुजरी बहुत तेज़ी से, तो आपने पूछा कि ये क्या गुजरा है, तो उन्होंने कहा गरीब की यतीम की तो ये जो चीज़ है ये तो बड़ी डायरेक्ट। तो आप क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ मर तो जाना है सबने, कितने अरसे जी लेंगे, अब रेशो ही कितनी रह गई है, 60 65 55 के बाद तो सारी ज़िंदगी बोनस है। तो अब उसके लिए हम क्या वो कर रहे हैं। हालांकि हज़रत अली करम वजह का कौल है कि अपनी औलाद के लिए, अपनी औलाद की खुशियों के लिए अपनी कब्रें भारी मत करो, जो उनके मुकद्दरों में उनको मिलेगा। इसीलिए तो कहते हैं माल और औलाद फितना है जी। जैसे ना मैं मेरे माँ बाप अगर नहीं कुछ छोड़ के गए तो रब ने वो मकाम दे दिया ना, वो सब कुछ दे दिया ना। जैसे अब मेरे अल्लाह ने लाहौर में घर, ये भी एक बड़ा एक मौजज़ा है। मैं ना अमेरिका इंग्लैंड से इसकी स्टोरी भी सुनाए कि घर कैसे बना, क्योंकि वो अब्बा जी का घर तो आपके चचा बेच चुके, अपना घर कैसे बना? एक बेच चुके और एक मैंने बहन को दे दिया, भाई के बच्चों को दे दिया। तो वो जो है ना यहाँ वाला, तो मैं ना अमेरिका इंग्लैंड शो करके आया था, मेरे पास ना कुछ 2 लाख रुपए मैंने इकट्ठे कर लिए। वो लाख रुपए इकट्ठा करते हुए मुझे 35 साल लगे, लेकिन 2 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। तो मैं ना गाड़ी 1 लाख रुपए इकट्ठे करते हुए 35 साल लगे। और मैं आपको बताऊं मुल्तान में मैं तो, क्योंकि मैं माशाल्लाह इस टाइम 62 का बैठा हूँ आपके सामने, तो मैं 1 रुपए की भान लेता था दुकान पर, भान यानी कि 100 पैसे, 1 रुपया 100 पैसे, तो 100 फकीर भुगतता था। अब आप किसी एक फ़कीर को ना, अभी मैं थोड़े दिन पहले की बात है, एक फ़कीर मैंने उसको 10 रुपये दिए, कहता है, मैं कहा यार तू हट्टा कट्टा कोई काम कर, कहता तेरे 10 की खातिर दफ्तर खोल लो। ये मेरे साथ भी हुआ है, अल्लाह और आके एक बंदे को मैं 10 रुपये दे रहा था, तो मैंने कहा यार आज है नहीं, मैं कहा कल ले ली। उन्होंने कहा यार हमें कल ले ली, असी तो लाखा रुपया फसाई बैठे हैं। ये कहना ये मेरे साथ में एक छोटा बच्चा था और वो फूल बेच रहा था, तो मेरे पास उस वक्त सामने 50 रुपए थे, मैंने उससे कहा ये ले लो। कहते नहीं मैं भीख नहीं देता, कहते है फूल ले ले। मैंने कहा इस वक्त टूटे और है नहीं। थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर कहते हैं अच्छा ये 50 तो दे दो। भाई पहले ही ले लेते। अच्छा एक गूंगा बन के अभी पिछले दिनों की बात है, चौक पे मांग रहा, मैंने 50 रुपए दिए, थैंक यू। मैं कहा तो बात हो रही थी मकान की, तो मैं ना 2 लाख रुपए मैं गाड़ी ले रहा था, तो मुझे सुहेल अहमद साहब, अल्लाह उनको साया हमेशा हमारे सर पे कायम दायम रखे, वो वाहिद शख्सियत हैं, और इरफान कोसर साहब जिन्होंने मुझे यहाँ लाहौर में गले लगाया और मुझे उंगली पकड़ के उन्होंने चलाया। दैन मेरे ये भी असातिज़ा कराम है, तो उन्होंने ना मुझे कहा कि पुत्र तू गड्डी लैंड है, पहले वो थां ते बना ला जिथे गड्डी खिलारनी है। मुझे ये बात उनकी लड़ गई, तो वो ये 2 लाख रुपए का प्लॉट मैंने लिया जहाँ जौहर टाउन में। ये किस टाइम पे आपने 2 लाख का प्लॉट लिया? ये 2000 की बात है, 2000, ये 24 साल पहले की बात है। तो उस टाइम ना डॉक्टर हॉस्पिटल से आगे रक्षा नहीं जाता था, वो कहते सी जी आगे हंजरवाल शमशानी टांगा चलता सी। तो मैं जब बच्चों को लेके, जब मैंने घर बना लिया, सब कुछ किया, ये किया, जब बच्चों को घर दिखाने तो कहने अब्बू हमें कत्ल करवाने के लिए ले आए हो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, और ये वो अब दुआएं करते हैं अब्बू, ये अब तो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हमारे घर के पास है, ये हो गया वो, अब तो रिपेयरिंग नहीं होती। अब तो जिस तरह के जो हालात, मैं मुल्तान से ईंटों की हिफाजत के लिए 3 बंदे लेके आए, लोग की ईंटा भी चुक के ले जाते सन। ये सही है वैसे। बड़ी मुश्किलात थी, लेकिन आप जैसी शख्सियत जो हर चीज को एंजॉय कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात होती है यार। बस ठीक है, इस चीज को ना देखना चाहिए कि मजा लेना चाहिए इसका ना। तो जिंदगी में और भी बड़े नशीब अफराज आए, लेकिन बड़ा ही मजा आया। कोई ऐसा वाकया बताएं जहाँ पे आपको लगा हो कि नहीं बस अब खत्म है सब कुछ, अब इसके बाद कुछ नहीं होने वाला? नहीं, फिर तो अगर मुकम्मल हो गया आदमी तो फिर तो ख़त्म है, फिर तो मौत है। ये तो स्ट्रगल जारी रहनी चाहिए। नहीं स्ट्रगल नहीं, मैं कहती हूँ जहाँ पे ना आपका बड़ा डाउनफॉल आया हो कि आपने कहा कि नहीं बस अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, अब तो बस सब ख़त्म हो गया, मैं कहाँ जाऊँगा। अच्छा मैं आज आपको एक बात बताऊँ, अगर अल्लाह ताला किसी को नवाज रहा है ना, तो कोई दूसरा ये ना सोचे कि ये है ना
अल्लाह ताला इससे खुश है। अगर किसी को नहीं कुछ दे रहा तो ये ना सोचे कि अल्लाह उससे नाराज़ है, दोनों की आजमाइश है। बिल्कुल। तो मैं तो क्योंकि उस आजमाइश और घड़ी से वो निकल के आ चुका हूँ, उस फेज से मैं निकल के आ चुका हूँ शुरू से ही, क्योंकि अम्मी अब्बू की डेथ के बाद सारे फेस ही करना पड़ा कि रिश्तेदार अगर ताया चाचा के घर भी रह रहे हैं तो उन्होंने भी कहा कि नहीं इस तरह बहुत फ्रॉड भी हुआ। ड्रामों में जब काम किया उन्होंने कहा पर्दे चुप के कर ले, स्टेज पे ला लो, तो वापस ही नहीं गए। टीवी के निकाह वो स्टेज पे रखना है, वापस ही नहीं गया। फिर अल्लाह ने 70 गुना ज्यादा दिया उसी तरह ही हर चीज़। लेकिन है ना कोई कभी कभी मैं घबराया नहीं, लेकिन मैंने हिम्मत से ही काम किए, और हिम्मत मर्दा मदद खुदा, फिर अल्लाह ताला आपको वो स्ट्रगल का रास्ते मिलते जाते हैं, और आपकी हिम्मत अल्लाह करे इसी तरीके से कायम और दायम रहे। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं और मुझे बताइए, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि घर से पर्दे भी लेके आते थे, घर से सामान भी लेके आते थे जो सेट पे लगता था। पेमेंट्स का बड़ा इशू होता है एक्टर्स को, जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको। बाबा मैंने आपको बताया था ना कि मुल्तान में तो पेमेंट ही नहीं मिलती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये मिल जाते थे, या टिकटें 4 दे देते थे, 4-5 यार बेच लो यार। लेकिन शौक था ना केवल, लेकिन पैसे आना लाहौर जब आया तो फिर मिलना शुरू हुए। तो नो डाउट फिर आहिस्ता 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 करते हुए मालिक ने इस काबिल कर दिया कि अब लोग सोचते हैं कि यार फनकार नूं होर भी कम करना चाहिए। मैंने कहा मैंने ये टाइम नहीं है तो मैं होर की कम करा, कि माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडियो आज भी करता हूँ। मैं मेरा 10 साल से यहाँ प्रोग्राम चल रहा है रेडियो पे, मैं 8 to 10 लाइव बैठता हूँ, और इस पे मुल्तान में मैं बच्चों को कहानियाँ सुनाया करता था रेडियो पर। तो मैं उस उम्र में भी है ना, मैं बच्चों को कहानियाँ ना, अरे प्यारे बच्चों बताना चाहता हूँ यकीन कीजिएगा, तो वो टोन टेम्पो ना वो बुजुर्गों की रखे। तो एक दफ़ा मैं आपको बड़ा एक यादगार वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ। मैं ना जब मुल्तान लाहौर में आने से पहले ना मैं कराची जाता था, ये जो ऑडियो केस्टें होती है ना, नूर जहाँ के गानों से पहले डायलॉग जो होते थे, मैं वो लिखता था और बोल के भी मैं ही आता था वो गानों का लिंक। और फिर बिना का गीत माला मैं ये किया करता था कराची जाके। फिर मैंने वहाँ अंबर ऑडिटोरियम में, फ्लीट क्लब में, भादराबाद में, वहाँ आर्ट्स काउंसिल में भी, कराची आर्ट्स काउंसिल में मैं काम भी किया। तो वहाँ एक दिन फिर मुझे ना ईद का मैं काम करने गया हुआ था, उनकी केस्टें वेस्टें में बनाया, ऑडियो वगैरह कराया। तो मैं ना वापस जब स्टेशन पर आया मुल्तान आने के लिए, तो मेरी स्टेशन पर आना जेब कट गई। वो जो मैंने 8-10 हज़ार रुपये कमाया था वो भी गया, और वो टिकट भी गई। अब मैंने इधर उधर हाथ मारा। तो मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से बताना चाहता हूँ, कभी भी पैसे इकट्ठे नहीं रखने चाहिए, 4-5 जेबों में रखने चाहिए। तो वो ना मैंने इधर उधर हाथ मारा, तो 100 रुपये सामने वाली जेब में पड़ा था। मैंने फौरन रक्शे वाले को 100 रुपये दिया, और मैंने कहा मुझे ना आप नेशनल स्टूडियो ले जाएं। वो वहाँ मैं जब गया नेशनल स्टूडियो, 100 रुपये, उसने कहा अच्छा ठीक है 100 रुपये दे दें। तो वहाँ जान मोहम्मद जुमन साहब की फिल्म, साहिबा की पहली फिल्म थी मोहब्बत के सौदागर। तो मैंने उनको जाके जान मोहम्मद जुमन साहब से कहा कि मैंने सर मैं आर्टिस्ट हूँ, नवाज़ अंजू मेरा नाम है, तो इस तरह मेरी जेब कट गई है, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मुझसे सर कोई डबिंग करवा ले। अच्छा। तो उन्होंने कहा अच्छा इसकी डबिंग करें। वो एक बुजुर्ग था कुछ दाढ़ी वाला, उन्होंने उसकी डबिंग दे दी। तो फिर मैंने वो डबिंग की, देखो मेरे बच्चे मैं जो बताना चाहते हूँ बात को आप समझने की कोशिश। उन्होंने कहा अच्छा वेरी गुड। उसने कहा अच्छा ये शेर खां की भी डबिंग करो। शेर खां एक फाइटर था, उसके अंदर लड़ाई भी आ गई ना वो डायलॉग के अंदर। मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा हूँ क्या वो ये भी अब सारे इफेक्ट भी देने हैं, गिरने के भी, ये भी और वो भी, और ये उसके वो भी। उन्होंने मुझसे 3 डबिंग करवाई और मुझे जहाज़ का टिकट दिया और 5,000 रुपये दिया। अरे वाह। तो देखो ना काम जब होता है तो फिर ना अल्लाह ताला रास्ते भी निकाल देता है। मुझे ना यहाँ से एक चीज़ और लिंक हो रही है कि जब छोटा नुकसान होता है ना तो आपको बड़ी चीज़ मिलने वाली होती है। 10,000 गए लेकिन उसके बाद आपको ज़्यादा। देखो मैं तो ट्रेन में जा रहा था, पता कितना खज्जल होना सी मैं। तो फिर रब ने ऐसा कर्म किया, ट्रेन से जहाज तक का सफर हो गया। ओह माय गॉड। और एक मजेदार आपको अच्छा मुझे बताइए पहली बार जहाज का सफर था? जी हाँ पहली बार था। कितना एंजॉय किया आपने इसको? बहुत तो ज़बरदस्त। लेकिन जब मैं 81 में जब मैं मुल्तान थिएटर में 84 की बात बता रहा हूँ, जब मैं काम कर रहा था तो एक ओमान से ना एक अरबाब आया, वो ड्रामा देख रहा था। उसे ना मेरा ना किरदार बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा यार इस बच्चे को मैंने ओमान लेके जाना है, शो करवाना है। मैंने कहा जी मेरे पास तो शिनाख्ती कार्ड भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है। उन्होंने कहा मैं बनाऊंगा। अच्छा। तो मुझे उसने कराची मुझे दिखाया कि मेरा तेरा ये पासपोर्ट। पहली दफ़ा मैं जो
बाहर के ममालिक गया, वो तो पाकिस्तान में था, तो लुफ्तांसा एयरलाइंस में मैं गया और ओमान में। तो ओमान में फिर मैं 150 दफ़ा गया। वहाँ सीप कैपिटल एरिया है, ये निज़वा, मित्रा, मस्कत, सलाला, सहार, सौर, तो ये फिर यहाँ इन सब जगहों पे फिर मेरे साथ फिर नगमा बेगम गई, आलिया बेगम गई, मदिया शाह साहिबा गई, मुसर्रत शहीन गई, शाहिदा मिनी साहिबा गई, तो रंगीला साहब गए, हमायूं कुरैशी साहब गए, सुल्तान रई साहब गए। तो फिर मैंने इनके साथ फिर जब वहाँ काम किया ना, वो बड़ा एक एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा एक्सपीरियंस था। नवाज साहब, आपके जो स्टेज ड्रामास हैं या स्टेज परफॉर्मेंसेस हैं, उसमें देखते हैं कि आप मौसीकी से भी काफ़ी लगाव रखते हैं, कुछ गुनगुना के सुनाइए। जी हाँ, असल में स्टेज से जब ताल्लुक हो ना, तो हर आदमी जब फर्स्ट एंट्री ना अपनी वो गा कर करता है, ताकि ना लोगों का ध्यान पड़े कि वो ये आ गया, ये आ गया। वो तो अंडरटेकर वाली एंट्री होती है। तो अभी गुजरावाला में पिछले दिनों ड्रामा किया था, वो उसमें ना एक साथ ना इंग्लिश बीट भी बनाई, तो वो ना बड़ा अच्छा लगा। गाना था वे मैनू लई वंज सजना नाल ते टिकटा दो ले ले, वे टिकटा दो ले ले। वाओ, कॉमन पीपल एवरीबॉडी, ए ओ लुआ वाली पिंडी होवे, पोटा पोटा लम्मी होवे, हनी ते कचूर होवे, सोनी होवे, कूली होवे, विच हुण बकरे ते पुੱਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਛੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਪਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਰਿੰਨਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਵੰਜ ਸਜਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲੈ। कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था, बीच में से रैप बनाया ना, तो बहुत ही लोगों ने पसंद किया, यार वेरी गुड यार, ये हर बात है ना रिदम में कर रहा है और रिदम के साथ कर रहा है। तो अभी अच्छा, आपने खुद लिखा हुआ है? लिखा हुआ नहीं है, ये अनवर मकसूद साहब का एक उनकी वो है, बनान लैंड जानते हो, बनान लगे लोगों वाली पिंडी भी उन्हीं का ही है। अच्छा, तो उसको ना इतना याद करना भी बड़ी बिल्कुल बहुत बहुत मुश्किल है, और रैप को याद करना बड़ा मुश्किल काम है। आपने जो गाने का कहा, तो मैं नुसरत साहब का आपको एक बोल सुना जरूर। जानिया जानिया मेरे मां, तू भी पुछ कदे दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, वे तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। जाने खुदा मेरे मां तेरे सिवा कौन मेरा है, कदी ना हूँ मैं जुदा, तोड़ी ना साथ मेरा। अरे क्या बात, और बहुत खूब। मैं चाह रही थी आप ना रुकते, आप इसको थोड़ा और कंटिन्यू करते। एक और। जी जरूर जरूर है। मैं जिंद लाई तेरे नाम ढोला, जिंद लाई तेरे नाम ढोला, दूर ना जावे ना तरसावे, दूर ना जावे ना तरसावे, रोली ना तू जान पटोला, मैं जिंद लाई तेरे नाम ढोला, जिंद लाई। आजा वे चन माही आजा, ना जा तू दूर हुण ना जा, आजा वे चन माही आजा, ना जा तू दूर हुण ना जा, मेरे सोहणिया मेरे मेहरमा हानिया, ना सता आजा वे जन्माई आजा। बहुत ज़बरदस्त। और अब मैं सोच रही थी कि आपके जो बेटे हैं वो सिंगर कैसे बने हैं, तो मुझे समझ आ गई कि ये रगुन में जो है ना वो अब्बा जी की तरफ से ही गई। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त।
अच्छा, वैसे देखिए एक्टर्स या जितने भी आर्टिस्ट हैं, अगर वो उनकी जो जॉब देखी जाए तो हम तो 24 घंटे भी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, कभी कभी 48 घंटे भी कॉन्स्टेंटली रिकॉर्डिंग्स करते हैं, फैमिली नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है? देखो अब ना वो आदी हो चुके हैं। हाँ। मेरी मिसेज, मैं उसको बड़ा क्रेडिट देता हूँ। शुरू में बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। नहीं, जाहिर सी बात है कि, लेकिन ना उसको ये भी पता था कि हमारे लिए स्ट्रगल कर रहा है। हाँ। मैंने उनको एक चीज़ और बताई थी, क्योंकि उनके कान में ना शुरू से एक चीज़ डाल दी थी कि यार इसमें ना कभी आपने इसको शक की नज़र से नहीं देखना इस काम को, क्योंकि अगर मेरे दिल में खोट होता ना तो मैं तुम्हें मुल्तान से इधर ना बुलाता। तो मैं ना आप लोगों को वहीं खर्चा भेज देता, घर चक्कर लगा लेता महीने में एक दफ़ा। ये तो अगर मैंने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करने के लिए मैंने अगर उनको अपने पास बुलाया है कि नहीं यार, माँ तो घर की हद तक होती है, बच्चे बाहर रहना बाप का साया सर पे ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे अब हम कई लोग ऐसे होते हैं, औलाद का जिस टाइम बाप की ज़रूरत होती है तो बाहर चले जाते हैं, ये है तो पीछे फिर औलाद ना सर बिगड़ जाती है। अल्लाह ताला सबकी औलाद को साबित कदम रखे और माँओं बहनों बेटियों पर्दे रब्बे करीम महफूज रखे। तो ये बड़ा ज़रूरी है। बाप का ना एक वक्त ऐसा आता है जब बाप का सर पे होना ना, जब औलाद थिड़क सकती है, वो कहीं किसी भी राह रवी का शिकार हो सकती है वो। अच्छा, मैं खुद एक लड़की या औरत कह ले हूँ तो बस वो एक फितरतन होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं पे आके ना आप बस कहते हो कि नहीं ये नहीं। कब कोई ऐसा शूट आपने किया जिसके बाद आप घर आए हो तो बेगम ना हो जाता है, बाजू पर करके बैठी हूँ कि कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी उसको जरूरत भी नहीं, और औलाद की भी जरूरत नहीं है कि कभी है ना कि वो पूछें कि जनाब कि उन्होंने आज तक भी है ना, उनको कोई ख्वाहिश होती है तो वो अपनी माँ से ही कहते हैं, तो उनकी माँ ही मुझे कहती है कि वो बच्चे ये कह रहे हैं। तो ये जैसे मेरा बेटा अहमद है माशाल्लाह, तो उसने ना आज तक कभी नहीं बताया था कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। मैंने लगवा तो बैंक में दिया, वो खुद अपनी एफर्ट से लगा, लेकिन तो मुझे ना उसने अपनी माँ को कहा कि अब्बू कोई मेरा ये गाना तो सुना दे फलाना। फिर मैंने कहा यार, तो इसको ना फिर बताया कि नहीं बेटा इसे इस तरह नहीं, क्योंकि हम लोगों के गानों में से फॉल्ट निकालते हैं, तो थोड़ी सी ये कमियां हैं तुम्हारे में, ये पूरी करो। फिर उसके साथ दिया माशाल्लाह, इस टाइम वो बहुत ही अच्छी पोजीशन पर। अच्छा, शुरू से क्यों नहीं आप अपने बच्चों को इस फील्ड की तरफ लेके, आपने कहा जैसे दोनों आपके बेटे जो है वो बैंकिंग की फील्ड में है। बाबा मैं रोशना बड़ी अच्छी आपने बात की है। घर में है ना पता चल जाता है कि ना ये बच्चा ना इस तरफ जाना चाहता है। ये मैंने क्योंकि जितनी स्ट्रगल देखी थी ना, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे भी उस प्रोसेस जो है वो उस स्ट्रगल से निकलें, उसी मरहल से निकलें, उनको भी वही एफर्ट उठानी पड़े। मगर मैंने कहा कि नहीं यार, जब इनको हर सहूलत रब्बे करीम ने मुझे अगर दी है तो इनको जब मिल रही है तो इनको ना डायरेक्ट ना अच्छा काम करना चाहिए। सिर्फ है ना बैंकिंग करवाने का मकसद सिर्फ ये था कि उनको एहसास हो अगर हमें इतनी सी अमाउंट भी मिल रही है तो इसके लिए हमारा बाप कितनी एफर्ट करता है। हमें अच्छा, आपकी ना बात यहाँ पे काट रहे हो, आपने कहा कि अच्छा काम करना चाहिए, तो क्या आप एक्टिंग को या बीइंग एन आर्टिस्ट इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते? ना अच्छा तो क्यों नहीं समझता। देखो मैं मेरी औलाद के अंदर भी एक मेरा ही ब्लड दौड़ रहा है, क्यों नहीं वो फनकार फिर बना है, सिंगर बना है, वो छोटे वाला भी सिंगर है, लेकिन देखिए दोनों ये काम कर रहे हैं। लेकिन बात ये है, अच्छा काम ये नहीं कि जिस टाइम मुझे पैसे नहीं मिलते थे तो उस टाइम तो ये था कि सारे कहते थे रिश्तेदार के यार ये कुछ नहीं है, ये फलाना नहीं है। लेकिन अब इतनी स्ट्रगल के बाद तो अल्लाह ताला ने अब कहीं जाके वो हुआ है कि सब कुछ, कि हर चीज़ के अब पैसे मिलते हैं आपको, अब टैक्स पेड भी हैं, आप हर चीज़ भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे चैनल्स पे भी काम कर रहे हैं, PTV पे भी काम कर रहे हैं, हर आदमी आपको बड़ा फ़ख्र महसूस करता बुलाने। तो फिर अब खुशी होती है कि नहीं यार कि अल्लाह ने जो स्ट्रगल है ना उसका मेहनत का सिला अब दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बैरून मुल्क भी आप बहुत गए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए गए हैं, हमसाया मुल्क के साथ आपकी कोई नई फिल्म या कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है? असल में जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ 16 साल से चल रहा है हस्बे हाल, तो उसमें वो चलता है 4 दिन, जुमेरा जुमा हफ्ता इतवार। तो उसमें ना हमारी अक्सर एडवांस भी 2-3 रिकॉर्डिंग होनी होती हैं, तो कई किसी को ज़रूरत होती है, तो 5 दिन तो ना वो दुनिया TV को जाते हैं उस टेलीविजन। तो 2 दिन मैंने रेडियो बैठना होता है पीर और मंगल को 8 to 10, तो रात को थिएटर भी करना होता है, तो टाइम ही नहीं मिला उधर जाने का ना। हमसाया मुल्क की फिल्म की जाए, अलग ऑफर कई आई है, लेकिन अब है ना पार्टीबाजी बहुत बन गई है रोशना ना। अब जैसे ग्रुप हो गए, वो बंदा चाहेगा कि मेरे ग्रुप के बंदे आए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाकिस्तान ने मुझे बड़ा नाम दिया है, बड़ी इज्जत दी है। मैं दुनिया की जिस खित्ते में भी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने खड़े होकर रिसेप्शन दी है, लोगों ने खड़े होकर दाद दी है, दुनिया के हर नुक्कर पे गया हूँ, लेकिन बड़ा मज़ा आया बाहर भी काम करने का और अपने वतन में। अच्छा, मैं सोच रही हूँ आपको इतनी ऑफर्स आई हैं, आपने क्यों नहीं एक्सेप्ट की? मतलब
मैं अगर आपको अपने सामने इमेजिन कर रही हूँ तो कोई तमिल मूवीज का वो सही वो जबरदस्त सा विलन नहीं होता, काला चश्मा काला नहीं वैसे तो मेरी शक्ल वो जॉनी लीवर से लोग बड़ा कहते हैं, वो जो कॉमेडियन है इंडिया का, उससे बड़ा मिलते हैं लोगों ने कहा। बल्कि मैं इंग्लैंड में ना एक सनराइज रेडियो था, उस पर बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा जी हमें ना जॉनी लीवर का ना मैसेज है, और बल्कि उनका फ़ोन आया था, तो हमने उनसे पूछा कि जनाब आपकी शक्ल का एक पाकिस्तान में भी है नवाज अंजुम, तो उन्होंने कहा जी वो बहुत बड़े फनकार हैं, वो ये तो वो तो उन्होंने मुझसे पूछा आप उनके बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा जी जो बड़ा होता है ना उसको दूसरा भी बड़ा ही नजर आता है। बहुत खूब। देखिए अगर हम ऐसी है ना किसी को क्यों डिग्रेड करें, अल्लाह ने उसको देखो जी उसको इज्जतों से नवाजा है। असल में उनका मीडिया बहुत वसी है, उनका एक काम किया हुआ भी पूरी दुनिया में देखा जाता है। हमारे यहाँ क्या मुसीबत है कि हमें यहाँ पंजाब में तो पंजाबी फिल्म बनानी पड़ती है, उसको उर्दू में डब करके कराची चलानी पड़ती है, और उसी को डब करके हम पश्तो में भी चलाते हैं, उसी में डब करके हम बलोची में भी। तो इस तरह ना हमें चार मीडिया में ना हमें ये नहीं होता कि हमें कि हमारी फिल्म का कोई बड़ा वसी है ना टारगेट भी। अच्छा इसकी रीज़न क्या है कि क्या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या फिर हम इस प्रोफेशन को इतनी वैल्यू नहीं देते? असल में बात यह है कि हमारी फिल्म का जो भट्ठा बैठा ना रोशना, उसका जो सबसे बड़ा पहलू ये है कि शान अगर फिल्म का 10 लाख ले रहा है ना, तो उसका लाख रुपए कम नहीं किया इन्होंने कि यार प्रोड्यूसर ने उसको नहीं कहा कि यार तू लाख रुपए छाड़ दे, तू 9 ले ले। जो गरीब आदमी जो 5,000 रुपये ले रहा है फिल्म का, उसका 3,000 तोड़ लिया आपने, तो उसकी हाँ पड़ी है, तो फिर बर्बाद हो गए। वो स्टोर बन गए हैं, वो स्टूडियो, वो गोदाम बन गए हैं, वो ये हो गया। आपने ना एक जो अब आपको मुझे पता है कि मुझे 5,000 रुपये मिलना है, तो मैंने 5,000 का ना वो सोचा भाई यार 3,000 मैंने वो परचून वाले का दिन है, 2,000 का मैं बच्चों को राशन डलवा दूंगा। ये जब उसमें से 3 ही टूट गए तो आपको तो वैसे दिल टूट गया ना। तो फिर स्ट्रगल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, फिर उस तरह पसीराई नहीं है। आप सामने है ना रोशना, क्योंकि चाहे वो आप टीवी पर हैं या स्टेज पर हैं या फिल्म में हैं, तो सामने है तो आपकी इज्जत है। फ्रेम से आप एक हफ्ते के लिए हट जाएं तो आप लोग भूल जाएंगे, क्योंकि पहले था पाकिस्तान टेलीविजन, तो उससे ना सर 14 किस्तों से बड़े बड़े फनकार जो नाम जिनके नाम आज भी जिनका तूती बोलता है, वो 14 किस्तों से हिट हुए में, 13 किस्तों से हिट हुए में। तो वारिस ड्रामेज में सारे हिट हो गए थे, महबूब आलम साहब, औरंगजेब लगारी साहब, फरदोस जमाल साहब, आबिद अली साहब, शुजात हाशमी साहब, ये सारे एक ही ड्रामे से हिट हुए हुए। इरफान खोसर साहब, जमील फखरी साहब, इरफान खोसर साहब, कवि साहब अंधेरा उजाला से वो क्लिक हो गए, आबिद कश्मीरी साहब, देन खैर हो आपकी, उनका एक जुमला ही क्लिक हो गया। तो एक एक बात, अब लोगों के 400 एपिसोड चल जाते हैं, तो किसी को कहा आपने ड्रामा देखा है? नहीं यार हमने तो, हमारे पास तो टाइम नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं। अब आपका मेरा झगड़ा होता है, मैं कहूँगा अच्छा मैं अब अपना चैनल बना के आपको मिलूंगा। अब हर बंदे ने तो अपना चैनल बना लिया, अब ना इसमें ना आपको कोई बंदा रखने की जरूरत है, अभी चार्जर पे लगाएंगे आपका चैनल अभी चार्ज भी हो रहा होगा। तो एक मोबाइल से ना सोशल मीडिया का दौर आ गया, जो खबर हम तक एक महीने बाद पहुंचती थी, अब कई वाक्य होता तो 1-2 सेकंड के बाद वो बंदे तक पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पहुंच जाती है वो बात। तो बहुत वसी हो गया। अब तो कोई ऐसी चीज लोग देखना चाहते हैं। पहले तो एक टेलीविजन होता था पूरे मोहल्ले में कि जहां सारे बच्चे इकट्ठे होके उस घर में जाते थे, एक ही टेलीफोन होता था। वो अक्सर घर लेके भाजी तो असं अपने रिश्तेदारों को रात को सानू तंग ना करे करन, दिन को फोन करन, असं बच्चा भेजांगे जी, वो आएंगे तो फिर 10 मिनट बाद फोन करना, तो एक फोन। अब घर में कोई बच्चा बात करने को तैयार नहीं है, तोड़ा सुटी गई है, मोबाइल पे देख रहे हैं, कोई ये भी नहीं पूछ रहा। अच्छा मैं कहती हूँ आप तो सारे लाउंज में बैठे होंगे, तब भी सारे अपने अपने फोन पे लगे हैं। हाँ। मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि रात को ना इकट्ठे सोते हैं सारे बच्चे ना, एक ही बड़ा हॉल है, हमें एक ही सी चला के ना हम सब लोग, तो मुझे वो मौका मिलता है कि डिस्कस करने का, एक दूसरे से दुख सुख फूलने का, कि वरना ना सर बच्चे नहीं पूछते कि अबू आधा घंटा लेट आए हैं, क्या हुआ, अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, फलाना तोड़ा छुट्टी है ना, बच्चों को दरवाजा खोलो, 2 दफा दरवाजा खोल के थक जाते हैं। कहीं जाना हो तो पहले क्या था कि गांव के लोग के जो अगर बस ने जहां उतारा तो वहां से 4 मील घर दूर है, तो वो कहते थे कि वो तो कार खड़ लोता, यानी कि वो हेल्थ में चला जाता था। पैदल आप जा रहे हैं तो जो बुजुर्ग खुशी जाते थे कि जाते जाते बहुत सारे लोगों से मिलते हुए जाएंगे, जो थे वो हेल्थ का काम करते थे। बच्चों को शाम को इकट्ठा करके कबड्डी करवानी, बीनी छुड़वानी, कुश्तियां करवानी, देन रेसें लगवानी, ये बुजुर्ग भी हेल्थ का काम करवाते थे।
तो फिर खुराक ऐसी थी कि किसी के आप घर गए तो सबसे पहले आपको शक्कर, देसी घी और रोटी मिलनी है। अब तो पहले कहते हैं ना मैंने शुगर है, वो तो डाइट कॉन्शियस हो गया। अब मैं पहली दफा जब नॉर्वे में गया ना तो पता चला यहाँ पानी खरीदा जाता है। वो मैं कहा हमारे वहाँ नलके पे मुंह लगा के गैलन पी जाते हैं हम, तो यहाँ पानी बिकता है। तो क्या हुआ, अब जितनी बड़े पैसों की अब एक बोतल आती है ब्रांड की, उतने पैसों की पानी की बोतल भी आती है। तो अब कोई फर्क नहीं रहा, और वो कोई खालिस चीज़ भी नहीं है। बच्चे ब्रैलर खा रहे हैं कि आप दुकान पे ऊंचा बोले तो मुर्गी फौत हो जाती है। पहले मैंने एकदम देसी कुकड़ बनाया तो बच्चे कहें क्या है ये प्लास्टिक का, ये टूट क्योंकि वो खाया नहीं जाता। ये बच्चे ब्रैलर खा के, क्योंकि ब्रैलर को भी कुछ चंद हफ्तों में वो बड़ी हो जाती है। इन बच्चों की भी ग्रोथ वैसी हो गई है, लेकिन ज़ेन बचकाना है। इनको वो हो नहीं है कि अगर बहन नाराज़ हो गई है, फुफ्फो नाराज़ हो गई है या अबू नाराज़ हो गए हैं, अगर उनको कोई इस चीज़ का एहसास नहीं हो गया तो आप खुद ही बोल पड़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। पहले किसी को सलाम करते थे, कोई जवाब सही नहीं देता था तो वो कहते थे कि यार मुझसे कोई गलती हो गई, सोचते थे। अब वो चीज़ कहते हैं बस ठीक है, गए तो गए। अब बरकत उड़ गई। रोशना भी देखें घर से बरकत उड़ गई है। पहले एक पाव गोश्त आप लेते थे ना तो हर घर में एक कपड़े का थैला होता था या खजूर के पत्तों की एक टोकरी होती थी जिसपे किनारों पे कपड़ा लगाया होता था, ये फट ना जाए। तो आप यकीन करना कसाई की दुकान पे भी गए तो उसने मलमल का कपड़ा लपेटा होता था गोश्त के ऊपर, फिर एक पाव गोश्त अखबार में लपेट के कपड़े के थैले के अंदर डालना है। अब वो शोकेस में लगा हुआ है, उसको जानवर भी देख रहे हैं, कुत्ते भी देख रहे हैं, इंसान खरीद रहा है और सफेद शॉपर में लेके जा रहा है, नजराई गई चीज। तो पहले एक पूरी फैमिली बैठ के खाना दोपहर का खाती थी तो हांडी जब उसी टाइम ढक्कन माँ खोलती थी। अब जिस बच्चे का दिल किया वो डाल के खा के चला गया, निकल गया, ये हो गया, बरकत उड़ गई। आप चाहे 2 किलो भी दोपहर को बना लें तो शाम को बाजार से ही लाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। वेल, होपिंग फॉर द चेंज एंड होपिंग फॉर द पॉजिटिव थिंग्स कि जितनी पॉजिटिविटी आ सकती है उतनी आए, और आप जैसी शख्सियात जो हैं वो डेफिनेटली सोसाइटी के लिए बल्कि अपने घरों में भी पॉजिटिविटी और चेंज लेके आती। बहुत शुक्रिया नवाज अंजुम साहब, हमारे साथ रहने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। मैं तो एक चीज़ है ना अपने चाहने वालों के और आपके चैनल के थ्रू एक ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि वजह से ना एक आदमी किसी पीर के पास गया तो उसने जाके कहा कि बाबा जी बस दुआ करो कि मेरा घर बन जाए। उसने बाबा जी ने सोचा, उसने कहा अच्छा यार दरख्त पे ना ये घड़ा है ना थोड़ा सा टेढ़ा करके ना टांग दे, तेरा घर बन जाएगा। अच्छा। तो वो कुछ ऐसा हुआ, उसने घड़ा लिया, टेढ़ा करके दरख्त पे टांग दिया, रस्सियाँ डाल के। थोड़े अरसे के बाद उसका घर बन गया। वो घर बाबा जी के पास आया कि बाबा जी ये क्या टूना आपने बताया कि मेरा तो घर बन गया है। उसने कहा ये तेरा घर नहीं बना, कहता है कि उस जो घड़ा आपने टांगा था ना उसके अंदर चिड़िया ने घोंसला बना लिया, उसमें बच्चे दिए, अंडे दिए, उसकी दुआओं से तेरा घर बना है। तो किसी की दुआएं लेना चाहिए, दुआओं का अमल जारी रहना चाहिए और मोहब्बत करते रहना चाहिए। और हम जज्बाती बहुत हो गए हैं, हम हर चीज़ को ना बर्दाश्त नहीं रहा। उनसे पिछो गड्डी मार के अगले कह रहे हैं, अगले को कह रहे हैं अन्ना है बिल्कुल। तो प्लीज़ मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। बहुत खूब। मोहब्बतें बांटें, खुशियाँ बांटें और इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहें और आप हमें हंसते और मुस्कुराते रखें। जीते रहे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमें वक्त देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपके साथ कुछ अर्से बाद दोबारा एक नए प्रोजेक्ट की ऊपर डिस्कशन के लिए, क्योंकि मुझे लगता है हमारी बातें भी खत्म नहीं हुई, बहुत सारे सवाल मेरे पास भी बाकी आए नहीं। उस तरह तो अभी आए नहीं, अब तो भी तो घर का था। इसका पार्ट 2 बनाएंगे, मैं जरूर इसका पार्ट 2 हम जरूर बनाएंगे जी। आप उसके लिए आगे लिख दीजिएगा टू बी कंटिन्यू टू बी कंटिन्यूड। आप उसके लिए इंतजार करें और आप तब तक उसके लिए रेडी हो जाए। so sweet. थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक नई एपिसोड के साथ दोबारा मिलेंगे। टिल दैट दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।